नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और अब एक फिर बड़ी खबर लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर हैं। खबर बहुत बड़ी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी जन्मदिन मनाएंगे, उस दिन हम उनके सभी अरमानों पर पानी फेर देंगे। भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे। हालांकि बिहार में आज भी संविदा कर्मियों ने उनका खेल बिगाड़ा है। जब जेपी नड्डा वहां एक बैठक करने पहुंचे तो पूरा ऑफिस संविदा कर्मियों ने घेर लिया, बवाल किया। मजबूरन बैठक का स्थान बदलना पड़ा। ये होता है भीड़ का दबाव। चंद कर्मचारी थे, होते मुश्किल से 1000 कर्मचारी, उनकी संख्या 8000 है और उन्होंने दोनों तरफ से फिर वहां से कूच उनके वहां के लिए किया। तो बीजेपी का खेल बिगड़ता दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जन्मदिन के दिन यानी 79 79 घंटे बाद एक बड़ा वज्रपात करेंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि अब लिहाज शर्म तो खत्म हो गया। जो आप देख रहे हैं, वीडियो का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान, मीडिया में एंकर और प्रवक्ता का आदान प्रदान, इन सब चीजों को लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छा क्या संदेश दें, ये हम काम करते हैं और इस पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। सीधा उनसे सवाल, पाठक जी, क्या है वो बड़ी खबर? शिव जी, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, 75 साल के होने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 79 घंटे बाद एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे का गिफ्ट भी समझ सकते हैं, बर्थडे का तोहफा भी समझ सकते हैं। आपने जेपी नड्डा साहब का जिक्र किया। आज मणिपुर की धरती पे साहब के साथ क्या हुआ? स्कूल के बच्चों को लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेने से बच्चों ने मना कर दिया। और जब वो प्रधानमंत्री साहब गुजर रहे थे, जैसे आप नारे देखते होंगे ना, मोदी 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 मोदी, योगी योगी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है आजकल, योगी योगी योगी, वो नारे भी नहीं लगे वहां। स्कूली बच्चों ने, बड़े लोग डरते हैं, इस देश के संपादक डरते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति डरते हैं, बड़े बड़े एंकर डरते हैं बेचारे, कुछ रिपोर्टर भी डरते हैं। लेकिन उन स्कूली बच्चों ने कह दिया कि साहब, होंगे आप अपने मन मर्जी के मालिक, लेकिन ये हमारी धरती है और हम वही करेंगे जो हमारा मन करता है। अब इतनी हिम्मत तो भाजपाई भी नहीं दिखा पा रहे बेचारे। फिर आज पता लगा है कि नोएडा में पीट दिए गए। तो इतनी हिम्मत तो भाजपाई भी नहीं दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पीटे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पीटे जा रहे हैं, कैसे कैसे पीटे जा रहे हैं, जबकि सरकार अपनी है। अब सोचिए, क्या क्या इसलिए सरकार बनाया था, वो तो भाजपाई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे बेचारे। लेकिन हमने जो कहा, 79 घंटे बाद राहुल गांधी एटम बम फोड़ चुके हैं। राहुल गांधी अब जिक्र कर चुके हैं हाइड्रोजन बम का। एटम बम में उन्होंने बताया कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर वोटों का हेरफेर से पूरा लोकसभा का नतीजा बदल गया। अब वाराणसी संसदीय क्षेत्र, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर जीत को लेकर खुलासा हो जाए, बड़ा सोशल मीडिया पर एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने, वाराणसी के रहने वाले ने कहा कि सर जी, सिर्फ 75-80 हजार वोटों का घालमेल था, इधर से उधर कर दिया गया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते। अगर वो 75-80 हजार वोट इधर से उधर ना कर दिए गए होते तो नतीजा बदल गया होता। तो पता नहीं क्या राहुल गांधी के पास वो सारा आंकड़ा तो नहीं आ गया है। और राहुल गांधी जो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 79 घंटे बाद, क्या वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र को लेकर करने जा रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप में प्रधानमंत्री बने रहने की बात तो छोड़िए, कुछ हमारी बिरादरी में कुछ लोग आ गए ना, हर डेली वो मोदी सरकार गिराते रहते हैं, तो सरकार गिराने की बात तो छोड़िए, अगर वाराणसी संसदीय क्षेत्र का कोई आंकड़ा राहुल गांधी सामने लाकर रख देते हैं, जैसा कर्नाटक का रख दिया था उन्होंने, तो क्या नरेंद्र मोदी नैतिक रूप से, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, मैं प्रधानमंत्री और सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्या नैतिक रूप से उन्हें बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ का, गंगा मैया की नगरी काशी विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ वाले शहर वाराणसी का सांसद बने रहना चाहिए नैतिक रूप से, या नहीं बने रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। समस्या ये है सबसे बड़ी
पाठक जी कि 75 साल के मोदी अपनी आयु पूरी करेंगे और इधर 79 घंटे आवर्स 75 साल के मोदी 79 घंटे बाद राहुल के हमले का कैसे करेंगे सामना। पूरी हकीकत अगर आप देखेंगे तो बड़ा मामला फंसा पड़ा है और इस चीज पर हम अगर ध्यान से देखें तो अजय राय का बयान बड़ा इस पर असर कर रहा है। नहीं अजय शिव जी, राय आपने आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा दर्शकों को आंकड़ों के नजरिए से बता देता हूं, क्योंकि हम तो तथ्यों के साथ सारी बातें रखते हैं ना। 2012 का अन्ना आंदोलन से निकलकर पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में लड़ते हैं। दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के खेवरहार के रूप में आते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई तरह के गंभीर आरोप कैग ने जो लगाए थे, बाद में कैग साहब ने क्या किया वो सब हम सबको पता होगा, खोजबीन करेंगे तो लोगों को भी पता लग जाएगा। उस 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को देश के, उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं थे, सिर्फ पीएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने हराया कितने से? 3,71,784 वोटों से। 3,71,784 यानी पौने 4 लाख। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019, हालांकि एक थोड़ा सा मैं तथ्यों को बता दूं, वाराणसी के कई लोग बाद में शिकायत करेंगे कि जितने लोग उनके प्रस्तावक बने थे शिव जी 2014 के लोकसभा चुनाव में ना वाराणसी में, उनमें से कई सारे लोग बाद में पछताए, बुरी तरह से पछताए, क्योंकि जब मदद की जरूरत थी उनके पास मदद नहीं पहुंची थी। खैर, अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सिटिंग पीएम के तौर पे गए। दूसरा चुनाव वो वाराणसी से लड़ रहे थे और उस चुनाव में उनका जो जीत का अंतर था वो 4,79,000 वोटों के अंतर से जीते थे, यानी पौने 4 लाख से 2014 में, पौने 5 लाख से 2019 में। और 2014 में डर का आलम ये था कि पीएम उम्मीदवार होने के बावजूद भी बाबा विश्वनाथ के नगरी के लोगों पे भरोसा नहीं था उनको। गुजरात से भी लड़े थे लोकसभा का चुनाव, उनको ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे। मैं जानता हूँ, वाराणसी में रहा था, मैंने वहां का माहौल देखा था। वो तो अरविंद केजरीवाल हारे, कई सारी वजह थी, वो आगे भी थोड़ा सा बताऊंगा। अखिलेश यादव किस तरह से उनकी अपनी सरकार में वो कितने परेशान हो गए थे वहां के प्रशासन के साथ, ये तमाम चीजें बताऊंगा। लेकिन जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, अब की बार 400 पार का नारा, 2 बार के सिटिंग प्रधानमंत्री, सिटिंग सांसद बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा के दरबार के लोगों से गुहार लगाते हैं और सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत पाते हैं, 1,52,513 वोट से। तो पहला चुनाव पौने 4 लाख वोट, दूसरा चुनाव पौने 5 लाख वोट और तीसरा चुनाव 1.5 लाख वोटों के अंतर से, और वो भी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 7-7 राउंड में। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी लोकसभा से पीछे चल रहा हो और अचानक उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, अजय राय को उन्होंने वाराणसी का सांसद घोषित कर दिया। कई तरह की गाइडलाइन होती है यूट्यूब की, खैर उस वीडियो पे हमारा कुछ असर पड़ गया, लेकिन चलिए उसको जिक्र नहीं करते, वो हमारे कामकाज का हिस्सा है। लेकिन पौने 4 लाख और पौने 5 लाख के जीत का 1.5 लाख के अंतर तक पहुंचना, 7 राउंड में पिछड़ना, उसके बाद गिनती पर कई तरह के सवाल खड़े होना और फिर अचानक 1.5 लाख से विजेता घोषित कर देना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। क्योंकि मैं बड़ी गहराई से उस दिन देख रहा था, बीजेपी कार्यालय बैठा था, टीवी चैनल ने बीच में वाराणसी सीट का अपडेट बताना ही बंद कर दिया। कैसे हिम्मत होती है बताते हुए कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी पीछे? हिम्मत हो नहीं पाती ना, तो अपडेट नहीं देना बंद कर दिया था उन्होंने, अपडेट देना बंद कर दिया था। अब अगर राहुल गांधी ये आंकड़ा लेके आ जाते हैं कि भैया ये 1,52,513 वोट से जो जीत मिली थी, वाराणसी संसदीय क्षेत्र में इतनी विधानसभा थी, पूरे लोकसभा का तो नहीं निकाल पाएंगे, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में डेटा देगा नहीं। हालांकि यूपी के निर्वाचन अधिकारी को कैसे दे दिया, उन्होंने पंचायत चुनाव से पहले ही 1.25 करोड़ ढूंढ लिए कि उनको निकालने हैं। तो अगर किसी एक विधानसभा में भी वो 1 लाख 1.25 लाख के वोटों का गड़बड़ी का आंकड़ा लेकर सामने आ जाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी बतौर सांसद, मैं पूरे देश की तो छोड़ देता हूँ, क्या बाबा विश्वनाथ की नगरी के लोगों को मुंह दिखाने लायक रहे? काशी कॉरिडोर के नाम पर जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके मंदिरों को तोड़ा गया,
गंगा की सफाई के नाम पर जो झूठ बोला गया और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर अनशन पे बैठे, उन प्रोफेसर से मिलने तक नहीं गए, उन प्रोफेसर को देखने तक नहीं गए। वाराणसी के अस्पताल का मामला हो, वाराणसी के मंदिर प्रबंधन का मामला हो, बीएचयू का मामला हो, गंगा की सफाई का मामला हो या वाराणसी कॉरिडोर बनाने का मामला हो, इन तमाम चीजों में जो जो आरोप लग रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई देने की कोशिश नहीं की। क्या वहां की जनता को अपना मुंह दिखा पाए? अहिल्याबाई की तरह अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं। हालांकि धनखड़ साहब ने तो योगी आदित्यनाथ को ये उपाधि दे दी। बड़ा लगाव है उनको शिलापट से। शिलापट पे नाम होना चाहिए। इस शिलापट पे नाम दर्ज करवाने के लिए तो उन्होंने संसद भवन की पूरी खूबसूरती बिगाड़ के रखी। और ये पूरा वोट शेयर देख लीजिए, पूरा वोट शेयर देख लीजिए। 2014 भारतीय जनता पार्टी 56% और आम आदमी पार्टी 20%। जीत का हार का अंतर देखिए। 2019 भाजपा का वोट प्रतिशत यानी नरेंद्र मोदी साहब का वोट प्रतिशत बढ़ के हो गया 63%, 63.62%। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 18.4। हालांकि बाद में जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी शालिनी यादव, वो बीजेपी में शामिल हो गई। 2024 में भाजपा 14 से भी नीचे चली गई। 14 में 56.37% था, 2019 में 63.62% था, 2024 में ये सिर्फ पहुंच गया 54.24% और ऑपोजिशन में देखिए दूसरे नंबर के उम्मीदवार को। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल को सिर्फ 20% वोट मिल पाए थे। 19 में नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ लड़ने वाले सपा के उम्मीदवार को सिर्फ 18.4% वोट मिल पाए थे। लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ लड़ने वाले अजय राय को, कांग्रेस पार्टी के नेता को, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को 41% वोट मिले थे। 41%। अब दर्शक खुद सोच लीजिए कि वाराणसी जैसा संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सिटिंग सांसद सिर्फ 1.5 लाख से जीत पा रहे हैं। कायदे से तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए कि बाबा की नगरी ने मुझ पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन कैसे देंगे बेचारे? संतोष जी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल मचाए। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी 30.52% वोट पाकर बसपा से लगभग 2.25% मतों से बढ़त कायम करते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। और 2014 में उसी सीट से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और 30% से बड़ा इजाफा होता है, 26% मत बढ़ते हैं और विपक्ष के मत घटते हैं 8%, जो सेकेंड लीडिंग पार्टी है, यानी 26% मत बढ़े। वही मत अगर 2009 और 2019 का आंकड़ा अगर जोड़ें तो ये आंकड़ा हो गया 33% का। विपक्ष यहां फिर 2% और गिर गया और ये आंकड़ा अगर हम जोड़ें 2009-2024 में तो यहां एकदम गिर के 24% आ गया, यानी ना तो पिछला वाला रहा ना 2019 वाला रहा, गिरा। और अगर 2014 वाला आंकड़ा ऊपर वाले से देखो तो 2014 में 56% और 2024 में 54%, यानी लोगों ने नकार दिया। 2% गिर गया प्रधानमंत्री का वोट शेयर और विपक्ष का वोट शेयर 18% से 41%। आप सोचिए क्या हुआ होगा। डिफरेंस सिर्फ 41 और 54 में रह गया है। कितना? 13% का। 2019 में लगभग 45% का। 2014 में है 36% का। ये जो आंकड़े में अंतर है इस पर भी तो चर्चा नहीं करता कोई। प्रधानमंत्री जीत गए, पूरे विश्व के सर्वशक्तिमान नेता के बारे में आपने कल ही पढ़ा होगा। नहीं, इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है जो आपने इशारा किया। मैं कभी कभी कहता हूं इस बात को, और जब ये नतीजे आए तभी मैंने कहा कि अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री थे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय। अखिलेश यादव को उस आदमी को अपने पास बुलाना चाहिए जिस आदमी की सिफारिश पर उन्होंने उस समय वाराणसी का डीएम तैनात किया था। नेता है, नाम नहीं ले रहा, अखिलेश यादव जानते हैं किसने उनको फोन किया था।
अखिलेश यादव को उस नेता को बुला के पूछना चाहिए जिनके कहने पर उन्होंने उस जोन का आईजी, डीआईजी और कप्तान बनाया। आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की बहुत सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की बैठक में एक बड़े आईएएस अधिकारी का साउथ इंडिया से कैडर चेंज करके उत्तर प्रदेश के कैडर में ला दिया गया था। वो अधिकारी किस नेता के दामाद? नाम नहीं लेंगे, दर्शक उसको अगर खोजबीन करेंगे तो पता लग जाएगा कि पहली कैबिनेट की बैठक में डीओपीटी में आप आईएएस अधिकारी का आमतौर पर ऐसा होता नहीं, स्टेट का कैडर आपने बदल दिया, स्टेट का कैडर आपने बदल दिया। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो मदद किसी ने की थी ना, तो उस मदद को अखिलेश यादव को सब पता लग जाएगा और फिर उस अधिकारी का स्टेट कैडर बदल के उस जिले की कमान सौंप दी गई, जो जिला आजकल काफी चर्चा में है छात्र संगठन को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वाराणसी की जो संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी के जो जिले हैं, संसदीय क्षेत्र नहीं मैं यहाँ पे जिले कह देता हूँ, 8 सीटें। हालांकि संसदीय क्षेत्र में शायद मुझे लगता है 5 या 6 सीट है। अगर उसमें से एक सीट पर भी अगर 1 लाख सवा लाख का अंतर या फर्जीवाड़े की जानकारी लेकर राहुल गांधी सामने आ जाते हैं तो क्या होगा? उन्होंने एवरेज एक विधानसभा 1 लाख, तो बाकी विधानसभा में देख लीजिए कितने होंगे। तो ये चीजें दिक्कतें पैदा करेंगी और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये दिक्कत अगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर ये समस्या जिस दिन पूरा देश भाजपा नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन मना रही है, केक काटे जा रहे होंगे, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा होगा, सेवा 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा होगा, अस्पतालों में सेवा की जा रही होगी, 2-4 केले लेके लोग जाएंगे, 2-4 सेब लेके लोग जाएंगे, कहीं कहीं कुछ कपड़ों का वितरण करते हुए नजर आएंगे, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाएगा। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो उनको पहले ही कह दिया गया है, पता नहीं उस दिन ब्रह्मांड का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी कह दिया जाएगा, वो तमाम चीजें कह दी जाएंगी और उसी दिन राहुल गांधी अचानक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे और उसी तरह का प्रेजेंटेशन देते हुए बताएंगे कि प्रधानमंत्री की बतौर सांसद मिली जीत ही फर्जी है। ये तमाम आंकड़े जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का नैतिक इकबाल क्या रह जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए। हालांकि एक बात और कहूंगा दर्शकों से, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों से कहूंगा कि जब भाजपाई 17 सितंबर को ना सेवा पखवाड़ा मनाने आए 2-4 फल फ्रूट लेके, तो हाँ, पूछिएगा भैया अस्पताल में, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ठीक है नहीं। आपके सीएमओ कहते हैं कि अरे एक ही तो जान गई है, डॉक्टर इलाज करते नहीं है, डॉक्टर बैठते नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में खून चूसा जा रहा है। तो ये सेवा पखवाड़ा मनाने की बजाय जरा अपने प्रधानमंत्री साहब को बोलो ना कि भाई सरकारी अस्पताल की हालत सुधारे, प्राइवेट अस्पतालों के बिल को कम करे। अब तो कंपनियों ने नया नाटक शुरू कर दिया, कैशलेस नहीं इलाज होगा। मतलब आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है लेकिन कंपनियां कह रही कि नहीं भाई हॉस्पिटल में सारा बिल भर दो, उसके बाद हमें बिल भेजो, तब हम तुम्हें पैसा वापस देंगे। तो फिर वो कैशलेस इंश्योरेंस का मतलब क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मैंने रोजगार। कुछ डेटा आपके समक्ष रखा है और इस डेटा रखने का मेरा आपसे मकसद है कि देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज अखबार की और न्यूज चैनल की ये रिपोर्ट है। मैं सिर्फ इसलिए दर्शकों के कि यहां समय पढ़ लीजिए, मैं फिर मुद्दे पर आऊंगा कि ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूं, आप संतोष जी समझ गए होंगे। जी जी ये आपके पास अपडेट है 11:14 पर। जी उससे पहले की अपडेट क्यों नहीं है? और नीचे खबर है कि भाजपा का गढ़ रही सीट पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राजनीति की धुरी है। बीच की खबर कहां चली गई? काउंटिंग 11:14 पर नहीं शुरू हुई थी। संतोष जी झोल ही झोल है। और इसमें क्या लिखा है? 11:14 पे ब्रेकिंग इन्होंने देना शुरू की। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी को 1,54,000 वोट मिल चुके हैं। पीएम मोदी 49,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय 1,70,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर। 12:21 पे वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी 76,000 वोटों से आगे। उन्हें अब तक 2.63 लाख वोट मिले।
अजय राय को 1.86 लाख मत मिल चुके हैं। ये आपने देख लिया। 11:15 से पहले के आंकड़े कहां हैं? क्या अखबारों ने लगाने उचित नहीं समझे? और तब से लेकर 11:14 से लेकर 5:15 बजे तक, जब उन्हें पूरा ये आंकड़ा आ गया कि बढ़त हासिल कर ली 1,52,512 वोट की, वहां तक चला। शुरुआती रुझान क्यों नहीं? इतना साहब का डर है कि खबर भी नहीं लिख सकते। ईमानदारी से उस दिन तो लिख देते। ये आंकड़े आज के नहीं है, ये आंकड़े पुराने हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये दूसरे अखबार के हैं, दूसरे पेपर के हैं। एक बड़ा जबरदस्त बता दूं, नीलकंठ तिवारी था। पिछला जो विधानसभा चुनाव था, वाराणसी दक्षिणी सीट से, शायद मुझे याद आ रहा है कि मंत्री भी थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में वाराणसी वाला उतना क्लोजली उसको कवर नहीं कर पाया था मैं, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद वो मंत्री भी थे और उनकी जीत जो हुई थी वो सिर्फ 10,722 वोटों से हुई थी। वाराणसी दक्षिणी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। इतना भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुस्सा था विधानसभा चुनाव में। जीत का मार्जिन विधायकों का बहुत कम था और इस गुस्से का असर देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके बगल की चंदौली सीट हार गए लोग, उनके बगल की गाजीपुर सीट हार गए, फिर वाराणसी में 1.5 लाख की जीत, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र के लोगों में, मतदाताओं में गुस्सा भरा हुआ था। आमतौर पर जो नतीजे आते हैं उस पूरे क्षेत्र में लगभग लगभग एक जैसे आते हैं। बगल की चंदौली जहां से महेंद्रनाथ पांडे लड़ रहे थे, बीएचयू के बड़े नेता रहे हैं, वो चुनाव हार गए। गाजीपुर, मनोज सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, बीएचयू के प्रेसिडेंट, बीएचयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो चुनाव हार गए। और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र की गणना ही रोक दी गई और बड़ी मुश्किल से उनको 1.5 लाख वोटों से जिता दिया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी का कोई भी मतदाता आपको बता देगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और सिर्फ 2024 का ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी मैं तो कहूंगा 24 की खोजबीन तो राहुल गांधी कर रहे हैं, थोड़ा सा 2014 की खोजबीन अखिलेश यादव कर ले। बस अब तो कई उन बार कह चुके, अधिकारियों, अब तो कई बार ये कह चुके, अब तो कई बार कह चुके। बिल्कुल कई बार। अब देखिए वहां पे क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग सीएम थे अखिलेश यादव। जिला अधिकारी, जिला के प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कायदे से निर्वाचन अधिकारियों को उठना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी निर्वाचन के कर्मचारी अधिकारी थे वो खड़े हो गए। क्यों खड़े होंगे प्रधानमंत्री के लिए? वो तो मतदाता थे ना, एक वो, बाकी सांसदों के लिए तो खड़े नहीं हुए थे। तो रैली के बाद हेलीपैड पर, अखिलेश यादव के हेलीपैड पर पूरी भीड़ उमड़ गई। अब वो चौपट उड़े ना, अधिकारी को बुलाया कैसे, तो अधिकारी बिल्कुल पुलिस मस्त उसमें खड़े थे, जैसे कि अखिलेश यादव से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब बड़े अधिकारी को बुला के हड़काया कि तुमने सुरक्षा व्यवस्था में मेरी चूक कर दी, जानबूझ के तुम बवाल खड़ा करना चाहते हो, कि जब पंखड़ी चलना शुरू हो गई, भीड़ को तुमने यहाँ लाके छोड़ दिया, कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा, कोई सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। तो अधिकारी भी अपनी तैश में किंतु परंतु कुछ करने लगे। अखिलेश ने कहा सुनो, मुख्यमंत्री अभी भी हूं मैं और इस लोकसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। ठीक है, जहां से आदेश ले रहे हो वहां से आदेश लेना, निर्देश लेना बंद कर दो। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ जब 2014 में वाराणसी का प्रशासन ये सब कर रहा था, तो उनको ये तो पता करना ही चाहिए कि भाई डीएम किसके कहने पे बनाया, कप्तान किसके कहने पे बनाया, आईजी डीआईजी किसके कहने पे बनाया। थोड़ी सी खोजबीन करेंगे तो पता लग जाएगा और उसके बाद कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला। ठीक है, परिवार के लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इतनी तवज्जो दे देंगे कि उस दिन के बाद से नरेंद्र मोदी को ऐसा जवा दिया कि वो उखड़ ही नहीं पा रहे, हिल ही नहीं पा रहे। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरा अंतिम आपसे एक सवाल है कि ये जो 79 घंटे बाद 75 वर्षीय मोदी को राहुल के खुलासे का सामना करना पड़ेगा, स्थान कहां रहेगा? कुछ है आइडिया? कहां पीसी हो सकती है, क्या हो सकता है? कुछ आइडिया लगा अब तक? ज्यादा संभावना है कि दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है उसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शिव जी। ज्यादा संभावना इस बात की है, लेकिन सारे तथ्य सब जुटाए जा रहे हैं, जो इनका वॉर रूम है वहां से सारे तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और ज्यादा संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी अंतिम समय पर फैसला कर ले, पता लगे उनको लगे
कि प्रधानमंत्री जी को बर्थडे गिफ्ट देना है तो उनके इलाके में जाके दे, लेकिन वहां कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। इतने बड़े प्रेजेंटेशन और इतना बड़ा हॉल बुक कराना, होटल बुक कराना, पता लगे अंतिम समय पर होटल वाले होटल कैंसिल कर दे। उत्तर प्रदेश में हमने कई बार ऐसा देखा है। संजय सिंह के साथ कई बार ऐसा हो गया है विचारों के साथ कि जगह बुक करते हैं, वो जगह कैंसिल हो जाती है। कार्यालय भी उनसे खाली करवा लिया गया था। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि आजकल यूपी की जो पुलिस है वो बाकी दलों पे थोड़ी सी ज्यादा मेहरबान है। वो सिर्फ भाजपाइयों के पीछे पड़ी हुई है। ढूंढ ढूंढ के भाजपाइयों पे लाठियां बरसाई जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी क्या करते हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।